नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर खासी भीड़ दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर को लेकर राज्य में सियासी हंगामा मच गया है। तमिलनाडु में भी चुनाव से पहले खासी हलचल है। धनबल के इस्तेमाल के खिलाफ चुनाव आयोग की छापेमारी जारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास पेशकश की चुनाव से जुड़ी सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर का मतदान जारी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 49 सीटों के लिए मैदान में 345 उम्मीदवार। फोटोशॉप तस्वीर मामले में तृणमूल कांग्रेस पर उठे सवाल। सीपीएम और बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। टीएमसी ने मानी गलती। तमिलनाडु में धनबल पर सख्त। चुनाव आयोग कोयंबटूर में एआईएडीएमके के पार्षद के घर छापेमारी। करूर और चेन्नई में भी कई छापे। करीब 11 करोड़ बरामद। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में आज चौथे दौर के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं। अच्छी खासी भीड़ है। इस दौर में कुल 49 सीटें हैं। इनमें हावड़ा और उत्तर 24 परगना जिले की सीटें शामिल हैं। हावड़ा की 16 और उत्तर 24 परगना जिले की 33 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीसरे दौर में हिंसा की कई वारदातों के मद्देनजर चौथे दौर के लिए सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। केंद्रीय बलों की 672 कंपनियां तैनात की गई हैं। केंद्रीय बल के अलावा राज्य पुलिस के 22,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। ऐसा करने से जो काम कर सकता है, जो देश के लिए कुछ करेगा, जो हमारे समाज के लिए कुछ कर सकता है, सिर्फ बोल बच्चन या बात से कुछ होने वाले नहीं है। गवर्नमेंट मतलब अच्छा ही करेगा लगता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो उस दौर में कुल 1,08,16,942 वोटर हैं। इनमें से 55,74,190 पुरुष और 52,24,395 महिला वोटर हैं। 18,245 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 112 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। और इस दौर में कुल 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है, जिनमें से 40 महिला उम्मीदवार हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस की 49, कांग्रेस की 12, सीपीएम के 24 और बीजेपी के 49 उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार दमदम, हारोआ, मीना खान, बशीरहाट उत्तर और माध्यमग्राम विधानसभा सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। और इस दौर के मतदाताओं के लिए 12,481 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आयोग ने 14,353 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 680 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर में कई बड़े चेहरे हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इनमें सूबे के वित्त मंत्री अमित मित्रा हैं, जिनका खरदा में सीधा मुकाबला सीपीएम के आशिम दास गुप्ता से है। इसके साथ ही तृणमूल के मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, ब्रत्या बसु, पुर्नेंदु बसु, अरूप रॉय, हैदर अजीज, राजीव बनर्जी और कमरहटी से मदन मित्रा चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के इकलौते मौजूदा विधायक चामिक भट्टाचार्य जी बशीरहाट दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं। हावड़ा से बीजेपी की रूपा गांगुली का सीधा मुकाबला पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत रत्न शुक्ला और कांग्रेस के संतोष पाठक से है। आइए इस दौर के समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण है और क्या मसले हैं, इसे लेकर ज्यादा बातचीत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद बाजार पत्रिका के संपादक जयंत घोषाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौर की अगर बात करें तो एक तरफ टीएमसी के बड़े नेता और मंत्री हैं
दूसरी तरफ देखा जाए 2014 के उपचुनाव में खाता खोला बीजेपी ने पहली बार, जैन जी, और खासतौर से 2014 के लोकसभा चुनाव में जो मत प्रतिशत रहा इन सीटों पर बीजेपी का, ऐसे में मुकाबला किस तरह का मान रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है और टीएमसी के लिए कैसा मुकाबला है? देखिए, सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा तो टीएमसी के लिए है, क्योंकि हम लोग शुरू से यही जानते हैं कि आज जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, दैट सदर्न बंगाल, दैट इज मोर टीएमसीज कोर स्ट्रेंथ एरिया। लेकिन उस जगह में जिस स्थिति में आज के दिन में चुनाव हो रहा है और जो पब्लिक मूड दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए इससे बड़ा चुनौती 5 साल में ये सबसे बड़ी चुनौती। इसके पहले पंचायत चुनाव, म्यूनिसिपल चुनाव, मतलब ये चुनाव जो हो रहा है, इससे बड़ा चुनौती कभी ममता बनर्जी फेस नहीं किए हैं। बीजेपी के लिए तो जो गेन करना है, जो मतलब परसेंटेज ऑफ वोट अगर बीजेपी के बढ़े, 2-4 सीट मिल जाए तो पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी बात है बीजेपी के लिए। लेकिन ममता के लिए शासक दल रहना और प्रतिपक्ष बन जाना और जैन जी, बड़ी बात है। सीधे तौर पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मदन मित्रा जेल से चुनाव लड़ रहे हैं इस दौर में, तो माना जाए उसे लेकर भी लिटमस टेस्ट हो रहा है, साफ हो जाएगा, क्या नजरिया है? बिल्कुल, एकदम सही बात, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राजनीति में जेल में और भ्रष्टाचार के इशू में जेल में रह के चुनाव लड़ना ये पहली बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुझे याद है राजीव गांधी के जमाने में कल्पनाथ राय टाडा कोर्ट में जेल में लड़े थे और चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन इसके बाद बहुत सारे चुनाव पश्चिम बंगाल के बाहर हम देखे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जेल में शायद 50s में एक बार कम्युनिस्ट लीडर विनय चौधरी का हुआ था, लेकिन वो मुद्दा भ्रष्टाचार का नहीं था, वो मुद्दा ह्यूमन राइट और लेफ्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए था, वो अलग इशू था। लेकिन भ्रष्टाचार के इशू में कोई जेल में रह के चुनाव लड़ रहा है, उनकी तबीयत बिगड़ गया, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ये जो ड्रामा ये पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन कभी देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं। पता लग जाएगा अब जनता क्या सोच रही है इस मसले पर जब नतीजे आएंगे। आज वोटिंग हो रही है, ये तमाम अहम मसले हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। जैन जी, बहुत कुछ आपसे और समझना है, फिलहाल हम अपडेट भी देते चले। सीपीएम नेता प्रकाश करात और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की फोटोशॉप तस्वीर का मुद्दा आज संसद में उठ सकता है। इस बीच मामले को लेकर बीजेपी और सीपीएम ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि टीएमसी ने गलती स्वीकार करते हुए तस्वीर को वेबसाइट से हटा लिया है। सीपीएम और बीजेपी के बीच नजदीकी दिखाने के लिए नकली तस्वीर का इस्तेमाल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को महंगा पड़ सकता है। तस्वीर फोटोशॉप की गई है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीपीएम नेता प्रकाश करात को लड्डू खिलाते दिख रहे हैं। बीजेपी ने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। Morphing pictures of the current Prime Minister of the country, of the current Home Minister of the country, such an act has never happened before. We have complained to the police and those who were perpetrating this crime and those who instructed this should immediately be arrested. सीपीएम नेता प्रकाश करात ने भी इसे लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। का राजनीतिक मकसद था ये दिखाने के लिए कि हमारे और भाजपा के नेताओं के बीच में दोस्ती है और सरासर जो झूठ है कि ऐसे कोई घटना तो हुई नहीं है। हम तो श्री राजनाथ सिंह से अभी तक कभी मिले भी नहीं है। इससे पहले टीएमसी की तरफ से बयान आया कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 वीडियो और 6 तस्वीरें दिखाई गई हैं। जैसे ही हमारी रिसर्च टीम को पता चला कि इनमें से एक तस्वीर फोटोशॉप की गई है, हमने उसे तुरंत हटा दिया। ब्रायन ने भी फेसबुक पर गलती स्वीकार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जैन घोषाल जुड़े हैं संपादक आनंद बाजार पत्रिका के। जैन जी, फोटोशॉप की हुई फोटो आई है, सीपीएम कह रही है कि ये हताशा है और किस तरह की हड़बड़ी है टीएमसी के अंदर, ये जाहिर करता है। आप क्या मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत डरी हुई है टीएमसी? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है पश्चिम बंगाल के राजनीति के लिए, क्योंकि एक तो मुझे लगता है डेस्परेशन है जो दिखाई दे रहा है। एक बार एक कार्टूनिस्ट का फोटो लेके ममता बनर्जी ने वो जो फोटोशॉप किए थे और कार्टून किए थे, वो भी कार्टून के पर्पस में, उसके कारण उसको जेल जाना पड़ा था। और उस समय टीएमसी ने बोला था दिस इज साइबर क्राइम,
और साइबर क्राइम के एक्ट के आधार पर जेल में डाला था वो कार्टूनिस्ट को। वो आज चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। लेकिन ये साइबर क्राइम नहीं है जो प्रकाश कराट बोल रहे हैं। मैं प्रकाश कराट के साथ मुझमें इसमें सहमत इसलिए है क्योंकि देखिए, जैसे फोटोशॉप किए हैं और चुनाव के समय, और वो भी राजनाथ सिंह के साथ प्रकाश कराट। मैं तो पत्रकार के नाते एक कॉमन सेंस भी यूज कर सकता हूं कि राजनाथ सिंह के साथ प्रकाश कराट किसी से ऐसे मिलते ही नहीं है, और वो भी मिठाई खिला रहे हैं। मुझे अजीब लगा। तो ये जो फोटोशॉप, और उसमें डायरेक्ट ये भी कमेंट किया था कि दिस फोटो इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फोटो अमंग ऑल दिस फोटोज। तो इतना इरेस्पॉन्सिबल, इतना मतलब ये आइदर डेस्परेशन है। अगर ममता को ये पता नहीं था तो ममता शुड टेक एक्शन ऑन अगेंस्ट डायरेक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में एक सीनियर मेंबर के नाते, पार्टी के लीडर है राज्यसभा में, और उनके नाते इनको ये जो इशू राज्यसभा में आएगा ये साइबर एक्ट के आधार पर मेंबरशिप भी जा सकता है डेरेक ओब्रायन की। इतना सीरियस इशू है। हालांकि टीएमसी ने नहीं खोना चाहिए। हालांकि गलती मानी है, फोटो हटा ली गई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जाहिर तौर पर इस पर उफान पर आएंगी और चढ़ेंगी, और क्या असर इसका चुनाव पर होता है ये भी देखना होगा। फिलहाल जयंत जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और आइए पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं तमिलनाडु की। कोयम्बटूर में एआईएडीएमके के एक पार्षद के घर रविवार को चुनाव आयोग की एक टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में चुनाव आयोग की टीम के साथ साथ व्यय प्रेक्षक और आयकर विभाग के कर्मचारी भी शामिल थे। राजेंद्रन शहर के नगर निगम पार्षद हैं। हालांकि ये छापेमारी क्यों की गई ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग की तरफ से इस बाबत अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। चेन्नई के एग्मोर इलाके से चुनाव आयोग को बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में 4 करोड़ की तरफ इशारा किया जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी की माने तो फिलहाल गिनती जारी है, लिहाजा कैश असल में कितना है फिलहाल बताया नहीं जा सकता। इस छापेमारी में चुनाव आयोग के साथ आयकर विभाग के कर्मचारी भी शामिल थे। इससे पहले चुनाव आयोग शनिवार को रविवार को कोयम्बटूर, करूर और चेन्नई में कई जगह छापेमारी कर चुकी है। इन तमाम छापेमारियों में तकरीबन 11 करोड़ की बरामदगी हुई है, जिसमें करूर से करीब 5 करोड़ और एक एम्बुलेंस से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं तमिलनाडु में हो रहे धनबल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने कुछ कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने पुलिस, आयकर विभाग और केंद्रीय ऑब्जर्वर्स को सघन तलाशी और ज्यादा छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत चुनाव आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राज्य में कुल 702 फ्लाइंग स्क्वाड और 712 सर्विलांस की टीमें तैनात हैं। तमिलनाडु में अब तक ये टीमें 47 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी हैं, जबकि सभी 5 राज्यों में पकड़े गए कैश की कुल मात्रा 70 करोड़ के करीब है। और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच अपने वादों और नीतियों को अलग अंदाज में रख रहा है। इसी कड़ी में मदुरई में डीएमडी के अध्यक्ष विजयकांत ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। वो डीएमके और एआईएडीएमके पर जमकर बरसे, जबकि विकास के नाम पर जनता से वोट की अपील की। डीएमडी के पीडब्ल्यूएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री पद के लिए गठबंधन ने विजयकांत के नाम पर मुहर लगा रखी है। तमिलनाडु में किसी बड़ी पार्टी पर गठबंधन न होने पर बीजेपी ने एक बार फिर से अपना रुख साफ किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन का कहना है कि उनकी पार्टी अपने पुराने साथियों से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए तमिलसाई ने कहा कि तमिलनाडु में इस वक्त बीजेपी ही इकलौती गैर भ्रष्ट पार्टी है, लिहाजा वो इस छवि के साथ चुनाव में उतरेंगे। We tried to form alliance because the votes should not be split, but because of the personal ambitions and aspirations, the parties which were with us in 2014 election, they had some reservations and they have joined with some other party. It is the only alliance which can be pinpointed as non-corrupt party because Congress and DMK combined rejected corrupt party. ADMK already they are losing their fame because of corruption, and Communist Party, you know, they tapped the door of DMK and DMK for the sake of Rajya Sabha. तमिलनाडु का नमक्कल जिला देश का दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक क्षेत्र है। इस इलाके से हर रोज 3 करोड़ अंडे उत्पादित होते हैं,
लेकिन पोल्ट्री उद्योग में लगे लोगों को आज खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी मौसम में सियासी पार्टियां भी पोल्ट्री किसानों की बदहाली को मुद्दा बना रही हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। इस मामले में चीन और अमेरिका पहले 2 पायदान पर हैं। भारत हर साल 7,500 करोड़ अंडों का उत्पादन करता है। देश में आंध्र प्रदेश इस मामले में अव्वल है, जबकि तमिलनाडु का नमक्कल जिला राज्य को देश का दूसरा बड़ा अंडा उत्पादक राज्य बनाता है। लेकिन नमक्कल के पोल्ट्री किसान आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चुनौतियां कई हैं, लेकिन मुर्गियों की अचानक मौत और मुनाफे की कमी अंडा उत्पादन किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। அதாவது இந்த வெயில் காலத்தில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இந்த வெயில் காலத்தில் கோழி பண்ணை ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதாவது இந்த அடிக்கடி இந்த வெயில் காலத்தில் அடிக்கடி இந்த பாகரை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பாகரை யூஸ் பண்ணலைன்னா கோழி நிறையா சாகும். आलम यह है कि पिछले 1 साल में 100 पोल्ट्री फार्म इलाके से बंद हो गए हैं, जबकि पिछले 3 सालों में 1000 से ज़्यादा फार्मों ने 1,500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान झेला है। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और अंडों की घटती मांग इसका सबसे बड़ा कारण है। मुर्गियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सोया मील भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया है, जिसकी सीधी मार छोटे व्यापारियों पर पड़ रही है। घाटे को देखते हुए बैंक भी लोन देने से कतरा रहे हैं। We want poultry as a agriculture sector, because agriculture sector is rate of interest is low, but poultry's rate of interest is high. We also wanted forward trading in soya and maize. राज्य में चुनावी मौसम है, ऐसे में तमाम सियासी दल पोल्ट्री उद्योग में लगे किसानों की समस्याएं सुलझाने का दावा कर रहे हैं। कई दल पोल्ट्री किसानों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा भी कर रहे हैं। Whole farmers we give the election manifesto. We are whole loans are dissolved from government. When they are getting from government's loans, they are all are give subsidy. Already CM Jayalalitha madam already helping for 300, 500 powers of energy, powers of water supply, powers of helping all poultry farms laborers. नमक्कल से उत्पादित अंडे निर्यात के लिहाज से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अंडा उत्पादन में तमिलनाडु का देश भर में 20% योगदान है। इसमें से 80% नमक्कल इलाके से उत्पादित होते हैं। देश भर में 100 करोड़ अंडे एशियाई अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसमें से 95% अंडे सिर्फ नमक्कल से निर्यात होते हैं। इलाके के किसानों की मांग है कि बड़े व्यापारियों के शोषण से लेकर अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड लेयर और मुर्गियों की अचानक होने वाली मौतों पर सरकार कड़े कदम उठाए। नामाक्कल से अंडों का भारी मात्रा में निर्यात होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपटीशन चाइना, पाकिस्तान और ईरान से है। नामाक्कल पोल्ट्री इंडस्ट्री अमेरिका, जापान और कोरिया में बाजार का विस्तार करना चाहता है, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज की कमी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। ऐसे में सरकार यदि इस क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाती हैं तो इस इंडस्ट्री को काफी लाभ हो सकता है। नामाक्कल से कैमरामैन प्रेम के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उद्योग से लेकर तकनीक तक भारत का दक्षिण राज्य तमिलनाडु बरसों से अपनी प्रबल मौजूदगी दर्ज कराता आया है। महाराष्ट्र के बाद तमिल दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है, तो देश का सबसे बड़ा IT पार्क भी यहाँ मौजूद है। हालांकि अब 5 साल बाद एक बार फिर से तमिल में चुनावी चौसर बिछ गई है। मुख्यमंत्री जयललिता के सामने सत्ता बचाने की चुनौती खड़ी है, तो DMK फिर से सत्ता वापसी की कोशिशों में जुट गई है। आइए एक नजर डालते हैं सूबे के प्रोफाइल पर। ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा माने जाने वाले तमिलनाडु आज देश के बड़े राज्यों में से एक माना जाता है। आजादी के 21 साल बाद 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। नाडु का मतलब घर होता है, लिहाजा तमिलनाडु का मतलब तमिलों का घर माना जाता है। देश की बड़ी नदियों में से कावेरी तमिलनाडु की प्रमुख नदी मानी जाती है। राजधानी चेन्नई में बसा मरीना तट विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। तमिलनाडु को देश का सबसे बड़ा नगरीकृत राज्य भी कहा जाता है।
यहाँ की जनसंख्या के तकरीबन 50% लोग नगरों में निवास करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के बाद चेन्नई देश का सबसे बड़ा आईटी हब माना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बायो प्रौद्योगिकी विकास, धातु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के भी केंद्र मौजूद हैं। वाहन उत्पादन के क्षेत्र में ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। देश के 40% से ज्यादा वाहन यहाँ बनते हैं। वस्त्र आयोग भी यहाँ का पारंपरिक प्रमुख उद्योग माना जाता है, जिसका केंद्र तिरुपुर जिले में मौजूद है। कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से यहाँ चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, कपास, नारियल, जबकि पौध फसलों में चाय, कॉफी, इलायची और रबर यहाँ विशाल मात्रा में उगाई जाती है। तमिलनाडु हस्तशिल्प कला में समृद्ध है, जिसमें हथकरघे का रेशम, धातु की मूर्तियां, चमड़े का काम, कलमकारी, तांबा, पीतल और कांसे की वस्तुएं शुमार हैं। एक बार फिर से तमिलनाडु में चुनावी चौसर सज चुकी है। 234 विधानसभा सीटों के लिए 16 मई को यहां मतदान होगा, जबकि 19 तारीख को वोटों की गिनती की जाएगी। तमिलनाडु में कुल 5,79,15,075 मतदाता हैं, जिनके लिए 65,616 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। आजादी के 2 दशक तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 60 का दशक खत्म होते होते यहां छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे डीएमके और एआईडीएमके की शक्ल में 2 बड़ी पार्टियां उभर कर सामने आ गईं। फिलहाल जे जयललिता के नेतृत्व में एआईडीएमके सत्ता पर काबिज है। एक ओर डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर एआईडीएमके अपनी अगली पारी खेलने की कोशिश में जुट गई है। तीसरे छोर पर बीजेपी खड़ी है, जिसे अतीत में यहां गठबंधन की सरकार बनाने का तजुर्बा हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात केरल की। केरल में भी अब जल्द बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार का आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी केरल का रुख करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक तिरुवनंतपुरम और थ्रिसुर में सोनिया गांधी 9 मई को 2 रैलियों को संबोधित करेंगी, जबकि राहुल गांधी 12 मई को राज्य में चुनाव हुंकार भरेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी 1 मई से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो 14 मई तक राज्य के अलग अलग जिलों में पार्टी का प्रचार करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी सभी 14 जिलों में कुल 14 रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी मोर्चा संभालेंगी। भारत में सबसे पहले केरल ने लॉटरी को कानूनी मान्यता दी थी। उसके बाद से लॉटरी सरकारी निधि में योगदान देने वाला सबसे खास व्यवसाय बन गया है। इस काम से कई लोगों को रोजगार मिला है, तो कई परिवार के लिए समस्याएं भी पैदा हुई हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। हो सकता है कि लॉटरी के इस टिकट से आपकी किस्मत बदल जाए। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश केरल के हजारों लोगों को रोज लॉटरी खरीदने पर मजबूर करती है। 1967 में केरल लॉटरी को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना और तब से लेकर आज तक इस धंधे का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। केरल सरकार के लॉटरी विंग के क्षेत्रीय दफ्तरों के अलावा सभी 14 जिलों में दफ्तर हैं। इनमें कुल 40,000 अधिकृत एजेंट्स और 1,40,000 रिटेल विक्रेता हैं, लेकिन इस सबसे कहीं ज्यादा अनधिकृत विक्रेता भी हैं। Many may not agree with the way in which lotteries are being dealt with. Like lottery has a lot of negative connotations, but here in Kerala, the entire profit of the lottery goes in for social welfare activities, and that is why lottery, if it is an issue in the election, it will be used by UDF as something that they would say has benefited a lot of people. आधा दर्जन नामों से बिकने वाली करीब 70 लाख टिकट हर रोज बिक्री के लिए तैयार रहती हैं। पिछले 5 साल में इस धंधे का टर्नओवर
557 करोड़ से बढ़कर 5,596 करोड़ हो गया है। सरकार का लक्ष्य इसे 10,000 करोड़ तक ले जाने का है। इस धंधे का दूसरा पहलू भी है। बहुत से परिवार लॉटरी के चक्कर में टूटने की कगार पर हैं। कई मजदूर, रिक्शा चालक और रेहड़ी वाले रोज की कमाई लॉटरी में लगा देते हैं। सब कुछ दांव पर लगाकर जब वो खाली हाथ घर लौटते हैं तो परिवार में तनाव होना आम बात है। हालांकि स्थानीय लोग लॉटरी को आम लोगों के लिए फायदेमंद बताते हैं। फायदा है ना, कुछ लोग जो ताश खेलता है ना, इसी ममता पे कि ये लॉटरी टिकट लेता है, लाखों रुपया लगाता है, लाखों रुपया मिल जाता है, 5,000 मिलता है और 2,000 मिलता है। ऐसे तो बहुत पैसे मिलते हैं इसमें। गरीबी लोगों को जोड़ा पैसा मिलता है, छोटा प्राइस लेता है। डेली 100 का टिकट पैसा है। ऐसे ही पालाकाड़ और त्रिशूर जिले बिक्री के मामले में सबसे आगे हैं, जबकि ऑनलाइन लॉटरी शुरू होने के बाद से तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में सबसे ज्यादा उपभोक्ता हैं। जानकार मानते हैं कि 1,35,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले दबे केरल में आने वाली सरकार भी इस धंधे को बंद करने के बारे में नहीं सोच पाएगी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।